नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बॉम्बार्डियर Q400 विमान लैंड करते हुए अचानक से बेकाबू हो जाता है। हालांकि ये एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन फिर भी पायलट प्लेन को रनवे पर उतारते समय लैंडिंग गियर डाउन करना भूल जाते हैं। साथ ही ये प्लेन जरूरत से काफी ज्यादा ऊंचाई पर भी फ्लाई कर रहा होता है। प्लेन में मौजूद किसी भी यात्री को ये मालूम नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। पायलट किसी तरह प्लेन को रनवे पर उतारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। आखिरकार प्लेन रनवे से उतरकर एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जा टकराता है और इसमें से मौजूद 71 में से 51 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये दर्दनाक कहानी है यूएस बांग्ला एयरलाइंस फ्लाइट 211 की, जो हमें सिखाती है कि एक छोटी सी भूल कितने बड़े हादसे की वजह बन सकती है। पर सवाल ये उठता है कि ये दुर्घटना आखिर हुई क्यों और क्या किसी तरह इस हादसे को टाला जा सकता था। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है 12 मार्च 2018 की। ढाका, बांग्लादेश के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर के करीब 12 बजे 67 पैसेंजर्स बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट में सवार होना शुरू करते हैं। इन 67 पैसेंजर में से 33 नेपाली, 32 बांग्लादेशी और एक पैसेंजर मालदीव से था। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे और 4 क्रू मेंबर्स को मिलाकर इस प्लेन में टोटल 71 लोग सवार होते हैं। असल में यूएस बांग्ला एयरलाइंस की इस फ्लाइट 211 को ढाका से काठमांडू, नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जो एक छोटी सी 2 घंटे की फ्लाइट थी। साथ ही एक रूटीन फ्लाइट भी थी, जो हफ्ते में 4 बार ढाका से काठमांडू पहुंचती थी। प्लेन की बात करें तो इस फ्लाइट में इस्तेमाल किया गया बॉम्बार्डियर Q400 36 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी वाला एक छोटा सा एयरक्राफ्ट था। यह प्लेन पहली बार साल 2001 में स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था और 2014 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस के खरीदने से पहले 12 साल तक इसे 3 अलग अलग एयरलाइंस के द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका था। साथ ही इस फ्लाइट से पहले यह प्लेन 28,649 टेक ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर चुका था। प्लेन में मौजूद 4 क्रू मेंबर्स बांग्लादेशी थे, जिसमें फ्लाइट 211 की कमान 52 साल के कैप्टन अबिद सुल्तान के हाथों में थी। अबिद इससे पहले बांग्लादेश के एयरफोर्स पायलट रह चुके थे और उन्हें 5,500 घंटों का फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस था और इसमें भी 1700 घंटों का एक्सपीरियंस उन्होंने Q400 विमान को उड़ाते हुए हासिल किया था। कैप्टन के अलावा फ्लाइट 211 में फर्स्ट ऑफिसर की कमान 25 साल की पृथुला राशिद के हाथों में थी। और कमाल की बात यह है कि पृथुला इस एयरलाइन की सबसे पहली महिला पायलट थी। उन्होंने यूएस बांग्ला एयरलाइंस को जुलाई 2016 में ज्वाइन किया था और उनके पास कुल मिलाकर 390 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इसमें भी 240 घंटे पृथुला ने Q400 विमान को उड़ाने में ही बिताए थे। यानी दोनों ही पायलट्स को बॉम्बार्डियर Q400 विमान को उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो यहाँ कोई भी गड़बड़ या घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं थी। लेकिन काठमांडू का सफर पृथुला पहली बार कर रही थी और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये उनकी लाइफ की आखिरी फ्लाइट होने वाली है। खैर, इस फ्लाइट के सभी काम बिल्कुल टाइम से पूरे होते हैं और उड़ान से पहले होने वाले सभी रूटीन चेक्स और रिफ्यूलिंग वगैरह होने के बाद दोपहर के 12:51 पर यह प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। टेक ऑफ एकदम स्मूथली होता है और प्लेन कुछ देर तक ऊपर की तरफ जाने के बाद एकदम से स्टेबल हो जाता है। यहां तक कि 2 घंटे के अंदर ही प्लेन अपने लक्ष्य यानी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। और इस पूरी फ्लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कहीं हादसे के होने का अंदेशा भी हो सके।
अपनी मंजिल को सामने देखकर पायलट एटीसी से संपर्क करते हैं और वहां से उन्हें जवाब मिलता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है, आप रनवे 2 पर लैंड कर सकते हैं। ये सुनकर पायलट प्लेन के ऑल्टीट्यूड को कम करते हुए रनवे 2 की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है कि तभी अचानक रनवे की तरफ सीधा जाता हुआ प्लेन राइट की तरफ मुड़ जाता है। प्लेन का इस तरह अचानक मुड़ना कैप्टन और को पायलट दोनों को चिंता में डाल देता है। कैप्टन अबे जल्दी से प्लेन के ऑटो पायलट मोड को बंद करके उसकी कमान अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद प्लेन के ऑटो पायलट मोड में कोई गड़बड़ हो गई है। ऐसे में वो खुद मैन्युअली ही इस प्लेन को लैंड कराने का फैसला कर लेते हैं। यानी प्लेन को रनवे की तरफ ले जाते हुए किस रेट से नीचे लाना है, ये अब उनको खुद ही तय करना था। यहाँ पायलट से थोड़ी मिस कैलकुलेशन होती है, जिसके चलते वो प्लेन को उतारते समय उसे उतना नीचे नहीं रख पाते जितना उसे होना चाहिए था। इसका नतीजा ये होता है कि प्लेन रनवे के स्टार्टिंग की बजाय बीच में उतरता है। और क्योंकि ये एक टेबल टॉप रनवे है, इसलिए पायलट को यहाँ प्लेन रोकने के लिए बहुत बड़ा रनवे भी नहीं मिलता। पायलट पूरी फोर्स के साथ ब्रेक अप्लाई करता है, लेकिन प्लेन की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो रुक ही नहीं पाता और पूरे रनवे को क्रॉस करते हुए ये प्लेन 300 मीटर दूर बनी एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जा टकराता है। हालांकि रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है, लेकिन इसके बावजूद 71 में से 51 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? क्यों ये प्लेन लैंडिंग से पहले अपने आप गलत दिशा में मुड़ा और इसमें किसकी गलती थी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। असल में दोस्तों, ये पूरा हादसा पायलट की एक छोटी सी भूल के कारण हुआ। वो कैसे? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कोई भी प्लेन जब किसी डायरेक्शन की तरफ निकलता है तो टेक ऑफ करने के दौरान ही पायलट द्वारा उसके FMS यानी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में सारी डिटेल्स फिल कर दी जाती हैं। जैसे प्लेन किस एयरपोर्ट पर जा रहा है, इसे कौन सा रूट फॉलो करना है और किस समय लैंड करना है, वगैरह वगैरह। क्योंकि इसी डिटेल के आधार पर ऑटो पायलट प्लेन को लैंड करता है और आमतौर पर इस डिटेल को फिल करते हुए रनवे नंबर नहीं डाला जाता है, क्योंकि कई घंटे पहले ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कौन सा रनवे किस समय खाली मिलेगा। और क्योंकि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही ज्यादा बिजी एयरपोर्ट है, ऐसे में आबिद सुल्तान ने भी फ्लाइट 211 के FMS में रनवे नंबर फिल नहीं किया, बल्कि इसकी जगह उन्होंने होल्डिंग पैटर्न से जाने का तय किया। आपको बता दें कि होल्डिंग पैटर्न में ऑटो पायलट प्लेन को सीधा लैंड कराने के बजाय एयरपोर्ट के गोल गोल चक्कर लगाता है। ऐसा उन एयरपोर्ट्स पर किया जाता है जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि वहां रनवे क्लियरेंस मिलने में थोड़ा समय लगता है। यानी जब तक पायलट को ATC की तरफ से किसी रनवे पर उतरने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक वो एयरपोर्ट के गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। अब फ्लाइट 211 इसी होल्डिंग पैटर्न के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकली थी, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि प्लेन के दोनों पायलट इस बात को भूल गए कि वो होल्डिंग पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचकर ATC से क्लियरेंस मिलने के बाद उन्हें लगा कि प्लेन आराम से ऑटो पायलट पर ही लैंड कर जाएगा, जबकि ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता था जब वो FMS में रनवे नंबर डाल देते। अब जैसे ही ऑटो पायलट ने होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए प्लेन को एयरपोर्ट के चारों तरफ घुमाने के लिए राइट टर्न लिया, तो दोनों पायलट पूरी तरह घबरा गए और इसी घबराहट या पैनिक सिचुएशन में उन्होंने कई ऐसे गलत फैसले लिए जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। दरअसल जैसे ही प्लेन ने राइट टर्न लिया तो पायलट ने इसे ऑटो पायलट में आया कोई एरर समझकर तुरंत प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और खुद मैन्युअली इसे लैंड कराने लगे। अब त्रिभुवन जैसा पहाड़ी इलाके में बना एयरपोर्ट जिस पर टेबल टॉप रनवे हो, उस पर बिना किसी ऑटो असिस्टेंस के प्लेन को लैंड कराना एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था।
क्योंकि एक तो टेबल टॉप रनवे बहुत छोटे होते हैं और दूसरा पहाड़ी इलाकों में ऑल्टीट्यूड को कहाँ कितना घटाना या बढ़ाना है, ये सब कैलकुलेशन मैन्युअली करना बहुत मुश्किल होता है। खुद पायलट को भी इस मुश्किल के बारे में अच्छे से मालूम था, इसलिए कॉकपिट का माहौल काफ़ी टेंस हो चुका था। इसी हड़बड़ाहट में सबसे पहली गलती पायलट से ये होती है कि वो रनवे के करीब पहुंचकर प्लेन को इतना नीचे नहीं ला पाते जितना उसे होना चाहिए। असल में दोनों पायलट ऑल्टीट्यूड को मैनेज करने में इतना खो गए थे कि उन्हें लैंडिंग गियर को डाउन करना याद ही नहीं रहा। आखिरकार लास्ट मोमेंट पर लैंडिंग गियर को नीचे किया जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि प्लेन रनवे के स्टार्टिंग में नहीं बल्कि बीच में लैंड करता है। इस सिचुएशन में पायलट बिना कोई समय गवाए पूरी फोर्स के साथ ब्रेक सप्लाई करता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि अगर प्लेन रनवे पर नहीं रुका तो अंदर मौजूद कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा। दोनों पायलट प्लेन को रोकने की हर संभव कोशिश करते हैं और उनकी चिंता 7वें आसमान पर होती है। यहाँ तक कि पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होता है कि प्लेन के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और लोग अपनी सलामती के लिए भगवान को याद करने लगते हैं। अब एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से ब्रेक लगाने पर प्लेन के पहिए घूमना तो बंद कर देते हैं, मगर प्लेन की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से ये ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ता ही जाता है और सेफ्टी एरिया को पार करते हुए ये बहुत तेज़ रफ्तार के साथ एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जा टकराता है। इस तरह इस टक्कर के इम्पैक्ट व प्लेन में लगी आग से 51 लोगों की जान चली जाती है। रेस्क्यू टीम तुरंत ही हादसे की जगह पर पहुंचती है और सभी घायलों व डेड बॉडीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में 22 नेपाली, 24 बांग्लादेशी और एक चाइनीज पैसेंजर के साथ साथ 4 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। प्लेन के कैप्टन आबिद सुल्तान दुर्घटना के समय तो जिंदा थे, लेकिन घाव बहुत गहरे होने के चलते वो अगले दिन हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में यही पता चलता है कि ऑटो पायलट को डिसएंगेज करके मैनुअली लैंड करना पायलट का बहुत खराब डिसीजन था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। क्योंकि इसी एक गलत फैसले की वजह से उन्होंने एक के बाद एक कई गलतियां की। अगर पायलट ऑटो मोड को ऑफ नहीं करते तो शायद ये हादसा होने से बच सकता था। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में हुई घटनाओं को किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस हादसे में मरने वाले लोगों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रे ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक और केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।